This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान सुबान कुरैशी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला अबू धाबी के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और इवेंट इस वक्त अपने आखिरी मरहले की जानिब बढ़ रहा है। नाजरीन, किसी भी लीग के या इवेंट के क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब या नाकाम होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि उसमें मौजूद टीम्स में से कितनी टीमें ऐसी हैं जो कि आखिरी वक्त तक या आखिरी मरहले तक इवेंट में मौजूद हैं और कितनी टीम्स ऐसी हैं जो कि आखिरी मरहले से पहले ही इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। अगर इस हवाले से हम PSL की बात करते हैं तो खासा कामयाब इवेंट जा रहा है, क्योंकि आखिरी वक्त तक तकरीबन तमाम टीमें ही मुकाबले में मौजूद हैं। और अगर हम पॉइंट्स टेबल को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आखिरी मैच के बाद ही पॉइंट्स टेबल के उतार चढ़ाव और रन रेट को देखते हुए ये फैसला किया जाएगा कि कौन सी टीमें एलिमिनेटर राउंड, जो कि आखिरी राउंड है PSL के इस एडिशन का, वहां तक पहुंचेंगी। नो डाउट कि इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो कि टॉप पर है और यकीनी तौर पर क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन जो बाकी 5 टीमें हैं उनमें से हम अगर कोयटा को देखते हैं तो वो अपने आखिरी इवेंट के आखिरी मरहले पर आकर इवेंट से बाहर हुई। अब जो 4 टीमें बाकी बचती हैं उनमें से 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आगे ज्वाइन करना है एलिमिनेटर राउंड के लिए, और बाकी 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने कोयटा के साथ अपना वापसी का सफ़र शुरू करना है। लेकिन इस चीज़ का फैसला आखिरी मैच के बाद, जो कि सेकंड राउंड का आखिरी मैच है, उसके बाद होगा कि वो कौन सी 2 टीमें हैं जो आगे जाएंगी और कौन सी 2 टीमें हैं जिनको वापसी का सफ़र शुरू करना है। तो इस हवाले से ये एक कामयाब इवेंट है, लेकिन अगर नॉन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस इवेंट को देखते हैं तो ये खासा नाकाम इवेंट है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले अगर बात इसकी कंडीशन की जाती है तो ये होम कंडीशन पर इसको होना था। इसका सेकंड जो फेज़ था वो लाहौर में स्केजुलाइज किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल चल रही थी उसकी वजह से इसको शिफ्ट किया गया। UAE के अंदर अबू धाबी में इसके मैचेस हुए। तो सबसे पहले तो इसकी नाकामी की एक ये वजह थी कि इसको अपनी होम कंडीशन से अवे जाना पड़ा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी स्केजुलाइजिंग की, तो चूँकि मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों से खिलाड़ियों को आना था और SOPs की वजह से मुख्तलिफ इलाकों के जो कंडीशन थी कोरोना की, उसकी वजह से उनको जो अराइवल था अबू धाबी में उसमें काफ़ी दिक्कत का सामना रहा। इसी वजह से इवेंट का जो स्केड्यूल था वो बनता रहा, चेंज होता रहा। फिर जब प्रोडक्शन टीम जिसके 15 मेंबरान इंडिया से अबू धाबी आए उनको दुबई की तरफ डिपोर्ट किया गया। 9 दिन इवेंट इस वजह से ताख़ीर का शिकार रहा और किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर ये पहला ऐसा मौका था कि जहां इवेंट अपनी स्केजुलाइज डेट से 9 दिन प्रोडक्शन टीम के लेट होने की वजह से डिले का शिकार हुआ। अच्छा, इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो क्राउड है वो ज़ीरो क्राउड कंडीशन के अंदर ये मैचेस हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब मैचेस होते हैं तो डेफिनेटली जो आपका रेवेन्यू है उसके अंदर कमी वाक़ई होती है। जब रेवेन्यू कम होता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम होता है, और जब प्रॉफिट कम होता है किसी भी इस तरह की इंटरनेशनल लीग्स का, तो उसमें ना सिर्फ जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनको मुश्किलात का सामना रहता है, वो बददिल होती हैं, बल्कि जो खुद इवेंट करवाने वाले ऑर्गेनाइज़र होते हैं जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसको भी अच्छा खासा लॉस का सामना रहेगा। और जब इनको लॉस होगा तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो कंपनीज PSL में अटैच थी, जितने भी बिजनेस पार्टनर अटैच थे, उनको भी लॉस होगा। तो ओवरऑल अगर हम नॉन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस लीग को देखते हैं तो ये एक नाकाम लीग है। बहरहाल ये तो एक इसका था, साइड स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अब जो आने वाले मैचेस हैं कि जो PSL का जो थर्ड फेज़ है, जिसको लास्ट फेज़ भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एलिमिनेटर मैचेस हैं 3, उसके बाद फिर फाइनल मैच है। तो अब कौन कौन सी टीमें आगे जाती नज़र आ रही हैं, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एनालिस्ट हैं अली रज़ा एक मरतबा फिर स्टूडियो में मौजूद हैं। अली, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले कि मैं आपसे एलिमिनेटर की तरफ जो है सवाल जवाब शुरू करूं और आपका उस पर तजदी और पॉइंट ऑफ व्यू जानूं, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को इस हवाले से ब्रीफली आप बताएं कि जो जिस तरह अभी हमने इंट्रो में भी कहा कि इवेंट जो है वो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनी तौर पर एक कामयाब इवेंट माना जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि वाक़ईतन ऐसा है? अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई, एक बार फिर बुलाने का शुक्रिया। मैं लास्ट टाइम नहीं आ सका, आप वजह जानते हैं जी। तो सबसे पहला आपका सवाल कि एक कामयाब इवेंट है या नहीं,
अगर पॉइंट्स टेबल को देखें आप, उसके इंटरेस्ट को देखें तो बिल्कुल एक इस टाइम इंटरेस्ट बन चुका है, कौन क्वालिफाई करेगा कौन नहीं करेगा। इस टाइम बहस चल रही है और एक एक मैच पे अब क्वालिफिकेशन डिपेंड है। मैनेजमेंट देखें तो मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल पे आज तक ऐसी मैनेजमेंट कहीं पे की गई है। किसी का मुंह किसी तरफ है, कोई कहीं पे है तो कोई कहीं पे है। तो इवेंट उस लिहाज से तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नाकाम तरीन इवेंट है। और ये जो सिचुएशन बनी है पॉइंट्स टेबल पे, ये भी बाय चांस ही बनी है। ये क्योंकि कोई टीम मैच जीत गई कोई हार गई, तो इसमें मतलब वो बोलते हैं ना क्रंची इवेंट, दिस इज नॉट अ क्रंची इवेंट। बस मेरा अगला सवाल भी आपसे यही कर रहा था कि हम देख रहे हैं कि वो 4 नजर नहीं आ रहा, इतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, ठीक है ना, वो इस बार इंटरेस्ट PSL नहीं में। है। अच्छा, अब इसमें बल्कि आप ब्रीफली इस बारे में भी बताएं कि क्या जो इवेंट को हमने यहाँ से होम कंडीशन से अवे में शिफ्ट किया है, क्या इसकी वजह ये है या इसकी वजह ये है कि वो खिलाड़ी जो कि इंटरनेशनल सर्किट के अंदर बिलखुसूस इस तरह के लीग्स में अपना सानी नहीं रखते, मशहूर हैं, जिनका डंका बजता है, वो इस इवेंट के अंदर मौजूद नहीं हैं, या फिर इसको ऐसी जल्दी में स्केजुलाइज किया गया कि ये कोई बहुत ज़्यादा चूँकि एक टफ स्केड्यूल है, या कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो 4 या वो इसमें सनसनी नहीं आ सकी जो आनी चाहिए थी। जुबान भाई मेरे ख्याल में इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। आपके सामने अब कोविड की रेशो नीचे आ रही है तो इवेंट तो अब भी शुरू हो सकता था। नाइट मैचेस, आप डे मैचेस, अगर गर्मी का मसला था तो आप डे मैचेस ना रखते, आप 2 शहरों में रख लेते। इंडिया में भी होता है कि एक शहर में एक मैच आ रहा होता है, दूसरे शहर में दूसरा मैच आ रहा होता है, तो इवेंट तो अब यहाँ पे हो सकता था। 20,000 की कैपेसिटी है तो आप 10,000 को अलाउ कर देते, तो ये ऐसे सीट बाय सीट हो सकता था। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इनको शिफ्ट करने की इतनी जल्दी क्या थी, इवेंट कंप्लीट करने की इतनी जल्दी क्या थी। इससे तो यही लग रहा है भाई, इन्होंने कहा भाई इवेंट को जैसे है ना इसको खत्म करो, भुगता हुआ एक हमारा काम खत्म हो। यानी कि सर से उतारने वाली इन्होंने कार्रवाई की है कि बस किसी तरह इवेंट खत्म हो। तो और फिर कहाँ से क्रंच आएगा। और वैसे यूएई की जो लोग हैं वो तो संडे को उनके पास फ्री टाइम होता है, तो वैसे वहाँ पे क्राउड तो वैसे भी इतना, अगर बैन ना भी होता वैसे भी इतना क्राउड नहीं आना था वहाँ पे, जैसे पहले हमने मादी में भी तजुर्बा देखा है, नाकाम रहा। अच्छा, अगर अभी हम पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो जिस तरह भी हमने कहा कि ऑलमोस्ट इवेंट जो है वो अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। और अगर पॉइंट्स टेबल देखते हैं तो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड जो 9 मैचेस खेल चुकी है और 7 मैच जीतने के बाद 14 पॉइंट के साथ टॉप पर है और यकीनी तौर पर क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन अगर इससे नीचे हम देखते हैं तो खासा दिलचस्प इसमें सूरत हाल नज़र आती है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी अपने तमाम 10 के 10 मैचेस मुकम्मल कर चुकी है और 5 जीत के 5 हार के 10 पॉइंट के साथ वो सेकंड नंबर पर है। उसके बाद अगर लाहौर कलंदर की बात करते हैं तो उसके पॉइंट्स तो 10 हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उसका एक मैच अभी बाकी है और वो उसका डू एंड डाई मैच है। अगर लाहौर कलंदर वो मैच जीतता है तो वो डेफिनेटली तौर पर क्वालिफाई कर जाएगा, और अगर वो मैच हारता है तो तब भी इवेंट से बाहर नहीं होगा, बल्कि फिर उसको दूसरी टीमों के मैचेस के ऊपर, जिसको कहते हैं ना कि दुआ और तवक्कल, फिर उनका जो मरहला है वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। चौथे नंबर पर हम देखते हैं तो एक हैरान कुन तौर पर मुल्तान सुल्तान ने इस जो अबू धाबी में इसका मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट लिया था इवेंट, जिस तरह का इनका स्टार्ट चल रहा था तो बहुत इम्प्रूव किया और ये सबसे बॉटम पे थे और वहाँ से ये चौथी पोजीशन पर पहुँचे। 8 मैच खेले, 4 जीते 4 हारे, और मज़े की बात यह है कि ये भी उन टीम्स में शामिल हैं जो कि अगले राउंड यानी कि फाइनल राउंड की कैंडिडेट हैं। अगर ये अपने एक भी मैच जीत जाते हैं 2 में से तो ये भी फिर पॉइंट्स टेबल के ऊपर अच्छा खासा बाकी टीमों को परेशान कर सकती है, और अगर दोनों मैच जीत जाती है मुल्तान तो फिर तो डेफिनेटली ये भी क्वालिफाई कर जाएगी। इसी तरह कराची किंग्स की अगर बात करते हैं, डू एंड डाई कंडीशन है, 4 मैच जीते हैं और 5 हारे हैं, और उसके बाद 8 पॉइंट के साथ टेबल पर ये 5वें नंबर पर मौजूद है। और इस मरतबा हैरान कुन तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स का 9 मैचेस खेलने के बाद सिर्फ 2 जीते हैं और इवेंट से तकरीबन इवेंट से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। किसी भी सूरत जाहिर है कि अब इनका आगे जाना तो कराची किंग्स भी 99% हो चुकी है बाहर। अच्छा, कराची का चांस हाँ, क्योंकि अभी मुल्तान के भी 2 मैचेस पड़े हैं और लाहौर के पास भी एक मैच है। ज़ल्मी ऑलरेडी 10 पॉइंट के साथ मौजूद है, तो बहुत ज्यादा। फिर कराची का जो रन रेट है वो भी -0.212 है, जो कि खत्म है। तो तकरीबन मतलब उसको बहुत बड़े मार्जिन से टीमें हारे और ये बहुत बड़े मार्जिन से जीते, तो फिर इनका कोई बन सकता है स्कोप। अदरवाइज ये दोनों बड़ी टीमें, हैवी वेट टीमें तकरीबन इवेंट से बाहर होती नजर आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट्स टेबल देखने के बाद और जिस तरह हमने इवेंट देखा, जिस तरह इवेंट चला, अब यहाँ पर एक सवाल तो ये है कि इतनी हैवी वेट टीमें हैं, आप क्या समझते हैं कि
इनकी केमिस्ट्री मैचिंग नहीं हुई, कोई इनका कम्बिनेशन सही नहीं बना, कोयटा जैसी टीम क्यों बाहर हुई और कराची किंग इतनी बुरे हालात में, जबकि हम देखते हैं तो पॉइंट्स टेबल पर जो टॉप 2 बैट्समैन हैं वो एक बाबर आजम है, एक मोहम्मद रिजवान है, दोनों ही कराची की तरफ से हैं। तो अब क्या समझते हैं आप? कराची का स्टार्ट तो हमारे सामने ही बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था इन्होंने इवेंट का। हाँ जी। तो उसके बाद सुबह में भी है ना कि मोमेंटम, अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काटूं, मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान की तरफ से जब मोमेंटम बना हुआ हो, जैसे टेस्ट में अगले दिन आके दोबारा सेट होना होता है, तो दोबारा सेट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लड़के जाहिर बात है सब रिलैक्स मूड में थे, तो वापस आते हुए उनको एडजस्टमेंट होने में उनको टाइम लगा और उसका रिजल्ट आपके सामने है। उस टाइम अगर जैसे वो इवेंट चल रहा था, उस टाइम इवेंट चलता था कराची की, आज मुझे नहीं लगता कि ये पोजीशन होती, क्योंकि कराची में हमने पहले भी बात की थी कि बाबर आजम बेहतरीन फॉर्म में है, उसके बाद शर्जील खान, टीम ओवरऑल अच्छी फॉर्म में जा रही थी, बहुत अच्छी टीम थी और बड़े तगड़े खिलाड़ियों के साथ इवेंट में आई थी। आपको पता है मोमेंटम क्रिकेट में कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप चैंपियंस ट्रॉफी 2017 देखें, जब मोमेंटम बना तो फिर ट्रॉफी उठाई, तो जब मोमेंटम टूटे तो फिर वो हार की लाइन लग जाती है। इनके साथ वही हुआ है, यही होता है। तो अच्छा, और कोयटा का आप क्या समझते हैं कि सरफराज अहमद को अब गुड बाय कहा जाएगा इसके बाद और कोई दूसरा कैप्टन देखा जाएगा, या अभी भी सरफराज अहमद उनकी गुडविल में शामिल रहेंगे? सुभान भाई 2-3 वजह हैं कोयटा की। एक तो कोयटा की जैसे कहते हैं खिलाड़ी की फॉर्म खराब होती है, टीम की भी फॉर्म खराब होती है, क्योंकि खुद सरफराज अहमद की बड़ी अच्छी फॉर्म है, इवेंट में तीसरे बेहतरीन बैट्समैन जा रहे हैं अभी वो। तो टीम पैनिक की हुई है, तो उन्होंने पैनिक कब दिखाया भी सही, जो इंसिडेंट हुआ तो फ्रस्ट्रेट हुए तो बिल्कुल। तो इनकी इस बार फॉर्म नहीं लगी, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कम्बिनेशन सेट नहीं हो, जिसकी वजह से ड्रेसिंग रूम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कम्बिनेशन सेट ना होने की सबसे बड़ी वजह भी यही होती है कि ड्रेसिंग रूम में जब अच्छा, क्या समझते हैं कि जिस तरह हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतूहात में बार बार एक फैक्टर की बात करते हैं, वो है यंग जनरेशन का, हसन अली और शादाब खान। ठीक है, हसन अली नो डाउट कि इससे पहले पिशावर ज़ल्मी के साथ शामिल थे, लेकिन वैसे भी वहाँ पे यंग प्लेयर बहुत ज़्यादा उनकी टीम के अंदर मौजूद रहे हैं। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स में जो विनिंग, जिसको आप कह सकते हैं जो एक चीज़ उनके पास एक ख़ास नुस्खा है, वो सर विवन रिचर्ड की मौजूदगी मानी जाती थी, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो सर विवन रिचर्ड इनके साथ मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं कि उनका इस मरतबा इवेंट में मौजूद ना होना क्या कोयटा के इस परफॉर्मेंस की वजह हो सकती है? कोयटा के हालात सुभान भाई पहले इवेंट जैसे नहीं है, जो इन्होंने इवेंट पहले गुजारे हैं, उसमें आप देखिए केविन पीटरसन थे, एम एस शहजाद थे, कम्बिनेशन सेट हुआ था। तो जैसे आपने उनकी बात की, सर विवन रिचर्ड थे, तो बिल्कुल इनका ना इनकी चीजें हिली हुई हैं बिल्कुल। अब आप खुद देखें, जिन्होंने एम एस शहजाद को पिक नहीं किया, जिसने 100 किया हुआ और उसने यहाँ रह के परफॉर्मेंस दी है कोयटा की टीम में, कितनी परफॉर्म की उन्होंने, कितना परफॉर्म किया है। अच्छा, अगर हम कितने 50 मैंने मुझे उनके आपको मैं गिन के बता सकता हूँ। तो मिस मैनेजमेंट नजर आ रही है बिल्कुल। तो मुझे लगता है जब से मोइन खान, अगर कोयटा के वैसे भी हम उस पे स्क्वाड पर नजर दौड़ाएं तो सरफराज अहमद के बाद फफ डु प्लेसिस, जो कि इवेंट के आखिरी मरहले से पहले उनको थोड़ी सी हेड इंजरी हुई और वो इवेंट से बाहर हुए। आंद्रे रसल हैं, मोहम्मद नवाज हैं, जाहिर खान, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, आजम खान। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बैटिंग की तरफ देखते हैं तो सरफराज अहमद की बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही है। फफ डु प्लेसिस खुद T20 के बड़े मानताने बैट्समैन हैं, जबकि टेस्ट के बोले जाते थे पहले, मैकशिफ्ट हुए ना जी। अच्छा, उसके बाद आंद्रे रसल, कौन नहीं जानता कि T20 कोई भी दुनिया में कहीं भी लीग हो, एज अ स्पेशलिस्ट और महंगे तरीन खिलाड़ी के तौर पर शिरकत करते हैं। फिर मोहम्मद नवाज डोमेस्टिक लेवल पर बहुत अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं। फिर अगर हम मोइन खान के बेटे आजम खान की बात करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की पावर हिटर और बहुत ही T20 स्पेशलिस्ट उस्मान शनवारी हैं। अच्छा, फिर अगर अनवर अली को देखते हैं तो अच्छे ऑलराउंडर हैं। कैमरॉन डिलपोर्ट इनको अवेलेबल नहीं हो सके। उस्मान शनवारी आपके बाहर कितने मैचेस खेले हैं? 4 या 5 मैचेस खेले हैं, ज्यादा नहीं खेले। जब इनको खिलाना चाहिए था। हाँ, अच्छे बॉलर थे। तो बाकी अगर हम देखते हैं तो इनके पास एक चीज़ की कमी आप भी यकीनी तौर पर महसूस कर रहे होंगे कि मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि लेकर चलता है। इतना ना देखा जाए ना, कॉम्बिनेशन इतना अच्छा स्क्वाड नहीं है, कॉम्बिनेशन सेट नहीं है, कॉम्बिनेशन बनाते हुए यकीनी तौर पर इनको दिक्कत आई होगी, क्योंकि फफ डु प्लेसिस के फिर बिलखुसूस इवेंट से बाहर होने के बाद तो इनके लिए काफी मुश्किल, पता नहीं शायद पैसों की प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या था, इस बार इतनी अच्छी पिक नहीं है इनकी। इनकी एक वजह यह भी है कि इनका जो स्क्वाड है उसमें इतना ज्यादा नहीं। अच्छा, ये बताएं कि कौन कौन सी 3 टीमें हैं जो आपको लग रहा है इस्लामाबाद के साथ 2 टीमें और एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई जो करेंगी? मेरे ख्याल में पॉइंट टेबल के इसको देखते हुए क्या लगता है आपको? मुल्तान का चांस है, लाहौर तो डेफिनेटली मुझे लगता है क्वालिफाई करेगा। लाहौर अगला मैच जीतेगा आप जी।
और लाहौर और मुल्तान के चांसेस का मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी का आपको क्या लगता है कि वो बाहर हो जाएगा? पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि अभी जो अगले मैचेस हैं वो हम देखें तो कोयटा का कराची से है जी। अच्छा, अब कोयटा और कराची के मैच में कराची के पास तो डू एंड डाई है, जबकि कोयटा के पास ना कुछ पाने को बचा ना कुछ खोने को बचा, उसके लिए तो मामला ख़त्म है पहले ही। अच्छा, कराची अगर जीता है तो फिर जिस तरह हमने पहले बात की कि एक मुश्किल खड़ी कर सकता है वो। अच्छा, मुल्तान सुल्तान का जो अगला मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से है, और अगर आप देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड चूँकि रिलैक्स है क्योंकि ऑलरेडी क्वालीफाई कर चुका है, और मुल्तान पूरी जान, मुल्तान आपको सरप्राइज कर सकता है दोनों मैचेस जीत के। और मुल्तान का अगला मैच जो है वो लाहौर कलंदर से है जी। अब देखें ना कि लाहौर कलंदर के लिए भी डू एंड डाई कंडीशन है, उनके लिए भी डू एंड डाई है, दोनों टीम्स के लिए डू एंड डाई। और अगर हम मुल्तान की बात करते हैं तो मुल्तान के अभी 2 मैचेस बाकी हैं जी। तो मुल्तान अगर एक भी मैच जीतता है तो उसके पॉइंट से 10 हो जाएंगे जी, और अगर लाहौर कलंदर अपना मैच जीत जाता है तो उसके पॉइंट्स हो जाएंगे 12। अब यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि इस्लामाबाद और लाहौर तो क्वालीफाई करते नजर आ रहे हैं। इस सूरत में मसला बनेगा ज़ल्मी और मुल्तान के लिए, क्योंकि पेशावर के भी 10 पॉइंट हैं लेकिन उसका रन रेट बहुत अच्छा है, और मुल्तान सुल्तान जो चौथे नंबर पर है उसका रन रेट काफ़ी डाउन है। तो अब रन रेट में पेशावर ही आगे जाएगा, लेकिन अगर मुल्तान दोनों मैच जीत जाता है तो फिर लाहौर के बाहर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि लाहौर के पास फिर रन रेट क्योंकि उसका मंफी में हारने के बाद और नेगेटिव में जाएगा। तो मतलब काफ़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है, और आखिरी मैच तक नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जो है वो आगे जाती नजर आ रही है। और यही सेम सिचुएशन वर्ल्ड T20 2012 में भी हुई थी, आपको याद होगा। जी बिल्कुल ऐसे, जब हम रन रेट की बुनियाद पर जब इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, उन्होंने 120 करने थे, बिल्कुल सेम सिचुएशन थी। बिल्कुल ऐसे, बल्कि जो हम वर्ल्ड कप जीते थे वहां भी हम बिल्कुल ऐसे ही आगे गए थे, आखिरी वक्त तक हमें नहीं पता था कि हम जा रहे हैं, और वो एकदम बस रन रेट की वजह से हमें बारिश हो गई थी तो हम क्वालीफाई पाकिस्तान और वो अगले राउंड में हम क्वालीफाई कर गए। तो बहरहाल ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब देखते हैं कि अब कौन सी टीम है, और जब तक जाहिर है कि अब ये आखिरी मैचेस हो नहीं जाते तो अभी इस पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। नाज़रीन, जहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल, बोलियां साइकिल की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर और इनएविटेबल, बोलियां साइकिल की जुबान है शमा, की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुनाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर,
मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करें मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई, फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो इश्यूज थे और जो उसका अब आने वाले मैचेस का जो एक दिलचस्पी उसमें पैदा हो चुकी है, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी एक और बहुत हार्ड स्टोरी जिसको कह सकते हैं, या बहुत अहम मैच जो कि अब शुरू हो चुका है, उसके हवाले से, यानी कि ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल मैच जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा साउथहैम्पटन इंग्लैंड में। इससे पहले कि हम इस पर मैच पर थोड़ी सी गुफ्तगू करें, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफली बता दूं कि ये ICC टेस्ट चैम्पियनशिप है क्या। 2019 में ICC ने ये डिसीजन लिया कि जिस तरीके से ODI क्रिकेट के अंदर हर 4 साल के बाद, 5 साल के बाद एक ट्रॉफी बड़ा इवेंट करवाया जाता है, या हर 2 साल के बाद T20 तर्ज पर क्रिकेट का एक इवेंट होता है, वैसे ही टेस्ट क्रिकेट की दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा इवेंट होना चाहिए। और उस पर खासी सोचो विचार के बाद एक ऐसा थीम बनाया गई, स्कीम बनाई गई कि सारी टीमें जो अब से मैचेस खेलेंगी वो इसको आप आम या सादा अल्फाज में टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप कह सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बाकी ODI या T20 का वर्ल्ड कप एक ख़ास वक्त में एक ख़ास बयानियों के ऊपर मखसूस जो एक सिनेरियो उसमें खेला जाता है, इसके लिए ये आज़ादी थी कि आपके पास
टाइम दिया गया था कि 2019 जून से लेकर 2021 की जून तक तो जो 3 साल का अरसा है, इसमें सारी टीमें 6-6 सीरीज़ खेलेंगी, जिसमें इक्वल अवे और होम सीरीज़ शामिल होंगी। हर एक मैच का एक मखसूस पॉइंट का सेटअप बनाया गया कि अगर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होगी तो 24 पॉइंट होंगे, अगर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होगी तो 40 पॉइंट होंगे, और अगर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होगी तो 60 पॉइंट्स होंगे जीतने वाली टीम के लिए। तो ये एक उन्होंने सेटअप बनाया और उसके बाद डिसाइड किया कि इस सेटअप के बाद पॉइंट्स टेबल पर जो सी 2 टीमें टॉप पर होंगी उनके दरमियान इंग्लैंड के साउथहैम्पटन ग्राउंड में फाइनल होगा, और इसी तरीके से फिर अगले 3 साल के लिए ये लीग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहें तो ये टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, जिसका फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान अब शुरू हो चुका है। तो इसी हवाले से थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। पहले तो अली ये बताएं कि आईसीसी का ये इक़दाम टेस्ट क्रिकेट की बहाली में कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है या नहीं है, जो इन्होंने ये क्रिकेट लीग स्टार्ट की है टेस्ट की। नहीं सुभान भाई, मुझे तो इस इवेंट का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा, क्योंकि जितनी T20 और T10 हो रही है, अगर आईसीसी को इतना इंटरेस्ट है भाई T10 को तो बैन करें। उन्होंने T10 की इजाज़त क्यों दी हुई है? अगर उनको इतना शौक है टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाएं। आईसीसी इतनी बड़ी गवर्निंग बॉडी तो किस चीज़ की बनी बैठी है जब बीसीसीआई के सामने बोल ही नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कोई इतना फ़ायदा होगा, इस मैच की इतनी रेटिंग आएगी। बेशक बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा हर क्रिकेट लवर के लिए, लेकिन वही अच्छा दूसरा क्रंच नहीं है इसमें। अच्छा दूसरा, जिस तरह भी आपने ये बात की, मैं भी यही कहने लगा था कि हम अगर देखते हैं तो शायद ही किसी को पता हो कि इस टाइप की कोई लीग चल रही है जिसका 2019 जून में स्टार्ट हुआ और अब 2021 में इसका फाइनल होगा, और इस तरीके से टॉप 2 टीम ने खेलना है। और इवन के बहुत बड़ी हमारी क्रिकेट लविंग में बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों की तो मैं आम बात भी नहीं कर रहा, क्रिकेट लवर्स की भी अगर मैं बात करूँ तो शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जिनको ये पता हो कि टेस्ट क्रिकेट लीग चल रही थी और उसका फाइनल भी अब जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस हवाले से कुछ लोगों को खास दिलचस्पी भी इसमें नहीं है। आप लीग की बात करें, लोगों को टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट ही नहीं पता जी। कुछ लोगों को पता है फर्स्ट इनिंग्स, वो कहते हैं अच्छा ये दोबारा क्यों खेल रहे हैं, अभी तो ये आउट होके गए थे। इतना लैक इंटरेस्ट हो चुका है, जबकि देखा जाए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्रिकेट ही टेस्ट है किसी जमाने में। जी, किसी जमाने में। आज मैं आपको 7-8 साल पहले की बात, 2013 में जब इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी जोहान्सबर्ग में, जो टेस्ट ड्रॉ हुआ था, उसकी इतनी हाईएस्ट रेटिंग वर्ल्ड में आई थी और स्टेडियम फुल था। और वहाँ पे फिर जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अभी जो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से लास्ट सीरीज हुई जिसमें असद शफीक ने बेहतरीन किस्म की सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान 400 प्लस स्कोर चेज कर रहा था, 380 भी हम लोग चेज कर रहे जी। तो वहाँ उस टेस्ट को जो सेंचुरी के बेहतरीन टेस्ट मैचेस थे उसमें अच्छा, उस मजे की बात यह है कि उस टेस्ट मैच से पहले चूंकि पाकिस्तान अपने मैचेस दोनों हार चुका था और बुरे तरीके से हारा, तो कमेंटेटर्स आयन चैपल टाइप के जो लोग हैं वो ये बात कर रहे थे, वो अक्सर ये कहते रहते हैं कि एशियाई टीमों बिलखुसूस श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने यही रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की ये टीम इस काबिल नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा करे, पाकिस्तान को टेस्ट। उन्होंने कहा कि आप इनको बुला के आप इन पे पैसा जाया कर रहे हो, इतनी बड़ी। और बिल्कुल इन रिमार्क्स के बाद अगले ही मैच में जब पाकिस्तान ने उनको एक टफ टाइम दिया और ऑलमोस्ट हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे थे, बिल्कुल हम हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे थे, ये एक ऐसा मैच हम जीते जो फिर शायद ही कभी कोई दूसरी टीम वैसा जीती 100 साल में नहीं हो सकता था। और फिर ये जहां पर ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलनी चाहिए, वही टेस्ट मैच उससे अगला सेंचुरी के बेहतरीन 3 टेस्ट मैचेस में शामिल किया गया। तो टेस्ट क्रिकेट का हुस्न इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है, क्योंकि जब चौथी इनिंग्स के अंदर आप चेजिंग पर जाते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी इसके अंदर एक दिलचस्पी का सामान पैदा करती हैं। और हमने ऐसे मैचेस भी देखे जो आखिरी बॉल पे खत्म होते हैं, आखिरी बॉल पे आखिरी विकेट चाहिए होती है, आखिरी बॉल होती है। और वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान को जो टेस्ट मैच है, सेकंड लास्ट बॉल पर यासिर शाह ने जो आउट किया और हम वो मैच जीते, रोंगटे क्रिकेट लवर्स के रोंगटे उस टाइम खड़े हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि टेस्ट क्रिकेट का अपना एक चार्म है। इंडिया कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के एशेज के कितने मैचेस आखिरी ओवर में एंड हुए हैं, उनका करंसी भी आपको पता है कि कितना क्रेज होता है। तो एशेज का और अभी तो जो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में बिलखुसूस जवाल आया है, अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में, बल्कि अगर मैं इसको एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 14 ईयर्स हो चुके हैं कि पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई। और अगर आप टेस्ट क्रिकेट का जो जवाल देखते हैं उसमें भी तकरीबन 13-14 साल ही का अरसा आता है। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि पाक इंडिया क्रिकेट ना होना भी टेस्ट क्रिकेट के जवाल की एक बड़ी वजह है। वही बात है सुभान भाई, टेस्ट क्रिकेट में पैसा नहीं है। वो लोग कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, 5 दिन का टेस्ट मैच है। हाँ बिल्कुल। तो बस अब लोगों को इंटरेस्ट है कि 10 ओवर देखें, हम मार धाड़ देखें और खत्म हो जाए। ना उनको सीम स्विंग देखने में इंटरेस्ट है, ना उनको एजेस लगने में इंटरेस्ट है।
बस वो चौके छक्के अच्छा, देखने जो आते हैं अभी और ये देखते टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल हमारे जी। पास मौजूद है, जो कि 12 जून 2019 से लेकर 12 जून 2021 3 साल की परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हुए बनाया गया था। जी। उसमें न्यूजीलैंड की टीम, जिसने अभी बिल्कुल रिसेंट ही इंग्लैंड में 3-1 से बड़े अच्छे मार्जिन से ये जी। सीरीज हराई है। पहले इंडिया टॉप पे था, अब न्यूजीलैंड टॉप इस पे विन के बाद टॉप पर आ गई, इंडिया दूसरे नंबर पर है। थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है, फिर जी। फोर्थ पे इंग्लैंड है, फिर पाकिस्तान जो है वो हम देखते हैं कि 5वीं पोजीशन पर है, साउथ अफ्रीका 6ठे नंबर पर है, फिर वेस्ट इंडीज़ है, फिर श्रीलंका है, बांग्लादेश है। यहाँ पर शायद जो हमारे नादरीन हैं जी। या जो लोग हमारी टीम को बगैर किसी वजह के, जिसको कहते हैं ना अंधी तकलीद, जी। उसको सपोर्ट करते हैं, वो खुश हो रहे होंगे कि देखें वेस्ट इंडीज़ जैसी गोरी टीम से हमारी टीम बेहतर है। आगे। हालांकि वो ये नहीं जानते कि इस वक्त साउथ अफ्रीका की जो टीम है अपने जी। एरा की बदतरीन जिनको बदतरीन टीमें कह टीम सकते है। हैं, वो ये बिल्कुल। टीम अभी डेवलपिंग के प्रोसेस में मौजूद है। बिल्कुल। बाकी जो टेस्ट मैचिंग टीमें हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उस वक्त छोटी सी बात पाकिस्तान के हवाले से, ऊपर है। जब से फॉर्मेट अनाउंस हुआ, बदकिस्मती से मैंने कोई ऐसा एक टेस्ट भी नहीं देखा जिसमें पाकिस्तान टीम जीतने की, क्वालिफाई करने की कोशिश तक कर रही हो। और उनको अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, किसी को कोई अफसोस नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। देखें ये तो आपने ठीक कहा है, तो ये लाइटर नोट पे बात जी, और ये बहुत बड़ी बात है कि ये बात देखी लेकिन मुझे पता क्या लगता है, मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है लाइटर नोट की बात। शायद इन खिलाड़ियों को खेलते हुए ये भी नहीं पता होगा कि 2021 के 16 तारीख को जून की हमने आईसीसी लीग का फाइनल खेलना है, इनको ये भी नहीं पता होगा। उन्होंने ये मुझे लगता है उन्होंने कोशिश तक नहीं की क्वालिफाई करने की। ऐसा लग रहा था जैसे वो आम मैचेस खेल रहे हैं, हार गए तो कोई बात नहीं, आगे टेस्ट चैंपियनशिप को अहमियत तक नहीं दी किसी ने। अच्छा चलें, अब जो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट टाइम शायद हम क्वालिफाइंग करने वाली टीमों में देखें, जिस तरह हमने मिसबा की क़यादत में एक 6ठे नंबर से तरक्की का सफ़र शुरू किया और सफ़र करते करते हम टॉप टीम बनी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त आईसीसी की ये कोई लीग नहीं चल रही थी, वरना मैं भी हम भी आज इन खुशनसीबों में शामिल होते दो टीमों में। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी जो दिलचस्प चीज़ आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि इंडिया और इंग्लैंड का स्क्वाड जाहिर है कि हमारे सामने मौजूद है और बहुत ही तगड़ी, इंडिया और न्यूजीलैंड। तो थोड़ा सा स्क्वाड भी एनालिसिस कर लेते हैं कि अब इंडिया की जो टीम है इनमें कौन कौन से आपको खिलाड़ी ऐसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं। तो ज़रा थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को इस बारे में ब्रीफ करते जाएं, पॉइंट ऑफ व्यू देते जाएं अपना, क्या स्क्वाड है ये। अजिंक्य रहाणे उनके बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, चेतेश्वर पुजारा से ये तो इनके मतलब स्पेशलिस्ट वो बैट्समैन है जो कि राहुल द्रविड़ की रिप्लेसमेंट में आए थे और दोनों बेहतरीन। हाँ जी, पुजारा को राहुल द्रविड़ बोला जाता है। देखिए अजिंक्य रहाणे को भी जब स्टार्ट में आए थे तो राहुल द्रविड़ क्या ही हाँ जी वो दिया गया था। लेकिन पुजारा जितना ठंडा होके खेलते हैं तो 200 बॉल खेले होते हैं, 35 रन होते हैं उनके। नहीं, अजिंक्य रहाणे का भी तकरीबन स्टाइल ऐसा ही है, लेकिन पुजारा बहुत ही सॉलिड बैट्समैन है। बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेट होने के बाद उनको आउट करना बहुत, जो उनका खड़े होने का स्टांस है तो बहुत ही उनको आउट करना मुश्किल हो जाता है। हनुमा विहारी हैं जी, विहारी अच्छे, बिल्कुल अच्छे परफॉर्म है। रोहित शर्मा नो डाउट के एक जेन्युइन बैट्समैन है। और सुभान भाई इतना अरसा टेस्ट क्रिकेट से बाहर रख के फिर चैंपियनशिप खिलाना मेरे ख्याल में जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन पीछे अगर आप देखते हैं तो बड़ी अच्छी इनकी जो इनका डोमेस्टिक जब इतना लंबा आपने शिखर धवन को खिलाया तो अब व्हाई नॉट उनको खिला लेते। बस उन पर मुरली विजय को खिला सकते थे। मुरली विजय अच्छा ऑप्शन थे। तो विराट कोहली, लेकिन देखें ना मुरली विजय की जगह शुभमन गिल को ये लेके गए ऑस्ट्रेलिया और वहां पर मुरली विजय के मुकाबले में शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी वहां पर परफॉर्मेंस दी और जी परफॉर्म किया वहां पे। फिर विराट कोहली हैं हमारे, वो तो शहजादे हैं ना, उनको छोड़े वो तो आपके शहजादे हैं। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद रविचंद्रन अश्विन हैं। अच्छा ये कहां से आ गए? तो काफी अरसे छुपे हुए थे अपने एक्ट। अच्छा फिर देखें जी, अच्छा फिर एक और मजे की बात ये है कि इंडिया जब इस तरह की कंडीशन में जाता है तो वहां पर पहाड़ों में छुपा दिया जाता है, मनाली के पहाड़ों में। तो अब ये दोबारा निकल आया वहां से, तो जडेजा आपको यहाँ पे एक बैटिंग की ऑप्शन देते हैं। बिल्कुल, ये सुभान भाई ये प्लेयर बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। ऋषभ पंत या जडेजा बॉलिंग भी करते हैं और फील्डर बहुत अच्छे। हाँ जी, और आके अड़ भी जाते हैं। बैटिंग जब जरूरत हो, बॉलें जाया करनी है, ड्रॉ की तरफ लेके जाना हो, ये बहुत ही काम का खिलाड़ी है जी। अच्छा इस हवाले से अगर देखें तो अश्विन भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। बिल्कुल, वो इंजीनियर है, वो भी कभी अच्छा उनके बारे में शायकीन कहते हैं जहाँ गंद डालना हो ये अच्छा गंद डाल लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा उसके बाद अगर हम विकेट कीपर देखते हैं तो दूसरे जो इनके विकेट कीपर हैं वृद्धिमान साहा, दोनों ही अच्छे हैं। ऋषभ पंत तो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, साहा भी अच्छे हैं। फिर बॉलिंग में अगर हम देखते हैं तो ईशांत शर्मा अच्छी फॉर्म में हैं,
ईशांत शर्मा बुरे बॉलर नहीं है, अच्छी फॉर्म में है और अच्छे बॉलर हैं, ओवरऑल बॉलर भी अच्छे हैं। और इस तरह की कंडीशन में हाँ जैसे जी। सीम एंड स्विंग हो रही आपको हो, याद होगा लॉर्ड्स में इन्होंने 8 आउट किए थे जो 2015 में इंडिया वहां पे मैच जीता था इन्होंने बिल्कुल एक ही। ऐसे। अच्छा, फिर बुमराह तो नो डाउट इस वक्त वर्ल्ड के बेहतरीन बॉलर में से एक है। मोहम्मद शामी, जिनके ऊपर वसीम अकरम ने बहुत ज्यादा काम किया, और रिवर्स स्विंग आती है इस वक्त अगर जो जितने भी अगर हम ओवरऑल भी बात करते हैं ना सर्किट में, तो वो बॉलर जो कि रिवर्स स्विंग का आर्ट अच्छे से जानते हैं, उनमें मोहम्मद शामी का नाम भी शामिल है। मोहम्मद सिराज हैं, अभी यंग बॉलर हैं, बहुत ज्यादा कोई सच है परफॉर्मेंस इनकी तरफ से यहाँ पे नहीं बड़ा आई। इंटरेस्टिंग वो है उमेश यादव, बड़ा यादव। इंटरेस्टिंग। देखिए उमेश यादव को मैं जाती तौर पर समझता हूं कि शायद इस सीरीज के लिए जस्टिफाई नहीं थे, लेकिन बॉलर अच्छे हैं, बॉलर अच्छे हैं, लेकिन जो कि कंडीशन को देखते हुए इनकी पेस अच्छी है, ये 145 प्लस करते हैं, तो शायद 2014 में इन्होंने इंग्लैंड में परफॉर्म भी किया था जी, जो राहुल द्रविड़ की लास्ट सीरीज जी। नहीं, वो 2011 थी, ये 14 में जब विराट कोहली का जो है अच्छा खासा उसके अंदर जी एक उनकी फॉर्म खराब हुई थी, उनकी जहां पर उनकी सारे करियर के ऊपर ही एक दफा जो है लोगों ने कहा कि ये टेस्ट क्रिकेट के काबिल भी अब नहीं रहे। ठीक। अच्छा, अगर जरा न्यूजीलैंड का स्क्वाड देख, अच्छा ये बताएं पहले न्यूजीलैंड पे हम बढ़े, कौन से 4-5 खिलाड़ी आपको ऐसे लग रहे हैं जो कि इंग्लिश कंडीशन में बैटिंग बॉलिंग दोनों में मिला के आप समझते हैं कि की रोल प्ले कर सकते हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की कंडीशन इंडिया की तरफ से? क्वेश्चन रिपीट करें जरा दोबारा आप। इंडिया की तरफ से कौन से आपको 4-5 खिलाड़ी ऐसे लग रहे हैं जो कि टफ टाइम दे सकते हैं या मैच में की रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये एक ही मैच और फाइनल है? क्या लगता है कौन से 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं? सुभान भाई, मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे की टेक्निक वहाँ बहुत काम आएगी। आपको याद होगा जब लॉर्ड्स में बिल्कुल विकेट ग्रीन था तो वहाँ पे इन्होंने 97 रन किए थे, वहीं से उनको जीतने की बेस मिली थी। बिल्कुल अगेन पुजारा बिल्कुल विकेट रोक सकते हैं। विराट कोहली स्ट्रगल उन्होंने बहुत किया है इंग्लैंड। अच्छा, अभी उनका जिस तरह का हम स्ट्रगल किया है, जिस तरह का हम विराट कोहली की करंट फॉर्म भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा वो अभी डाइवर्ट है। उन्होंने 100 भी किया वहाँ पे इंग्लैंड में, डेफिनेटली किया, लेकिन वैसी फॉर्म नहीं है जैसे के बैट्समैन है, फॉर्म भी नहीं है, और वैसे थोड़ा सा उनको ना प्रॉब्लम और थोड़े से परेशान भी होते हैं इंग्लैंड में। देखें विराट कोहली के बारे में ठीक है कि एक बहुत बड़े बैट्समैन हैं, हर लिहाज से परफेक्ट है, लेकिन एक बात तो सबको पता है कि जब भी अच्छी आउट स्विंग होती है जो कि 4th और 5 स्टंप के एरा के अंदर आप आउट स्विंग करेंगे तो इनको छेड़ते हैं, तो ये उसको कवर पे खेलने के लिए जब जाते हैं तो ये वहां पे अड़ते हैं। और जिस तरह जिमी एंडरसन का हमें पता है कि जब ऊपर पकड़ ली थी जी बिल्कुल, तो जब बादल आएंगे, जिस तरह आपने पहले एक दफा कहा था कि एंडरसन बार बार बादल देख रहे होते हैं, तो उन कंडीशन के अंदर इनको डिफिकल्टी होती है। मुझे लग रहा है कि उस साइड सुभान भाई प्लान ये होगा कि ट्रेंट बोल्ट वहां से एंडरसन की भूमिका निभाएंगे। हाँ, बिल्कुल हिंदी लफ्ज में भूमिका निभाएंगे, तो हो सकता है कि उनकी जाहिर बातों में। और फिर मजे की बात यह है कि जिमी एंडरसन राइट आर्म है, उनका आउट स्विंग मशहूर है, इन स्विंग के लिए फेमस नहीं है, लेकिन जो ट्रेंट बोल्ट है वो 2-in-1 है, वो बाहर भी निकालते हैं अंदर भी लाते हैं। और हमने देखा कि अंदर आने वाली बॉल पर विराट कोहली के बॉल पैड भी अक्सर लग जाती है। मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट आजकल आमिर की वीडियोस देख रहे होंगे, लाजमी देख रहे होंगे, जिस तरह आमिर ने इनको पकड़ा। बिल्कुल उन्होंने नस पकड़ ली होगी इनकी। अच्छा, अब ये बताएं कि स्पिन डिपार्टमेंट में अश्विन है, जडेजा है जी, कौन सा खिलाड़ी आपके लिए प्रेफरेबल होगा? दोनों को मार पड़ेगी। नहीं, प्रेफरेबल कौन सा होगा? इंडियन स्पिनर्स को हमेशा आगे न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के बारे में उनको भी इतना स्पिन का सच है, और अगर ऑफ स्पिन शुरू हो जाए अश्विन की चौथे दिन में 5वें दिन में, तो वक्त तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर इंडिया को ये देखना है कि बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर। जडेजा वहाँ पे ज्यादा अहम रोल प्ले करेंगे क्योंकि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, विकेट हाँ जी, और उनको पता है कि मैंने टप्पा कहाँ पे डालना है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले। 4 फास्ट बॉलर कौन थे आप इसमें देख इंडिया के जी जो खेलेंगे? मुझे बुमराह तो इंडिया 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर के साथ जाएगा, ये चारों पेसर खिलाएगा, क्या समझ? नहीं, 1 स्पिनर के साथ वो लाजमी जाएंगे, 3 पेसर, क्योंकि जब दरमियान से जो एक पैच आता है, जब फास्ट बॉलर पहले थक जाते हैं वहाँ पे स्पिनर लगाना लाजमी होता है। तो ईशांत शर्मा बुमराह खेलेंगे, मेरे ख्याल में शामी खेलेंगे और उमेश यादव खेलेंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि ये लोग फाइनल में ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस यूज करेंगे और बुमराह और मोहम्मद शामी इनको लिए। अच्छा, चूंकि अभी हमारे पास बिल्कुल वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सा जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड है इसको भी हम रिव्यू करते चलें। डेवन कॉनवॉय जो कि इनके न्यू बैट्समैन हैं, हेनरी निकोलस काफी अरसे से टीम के साथ शामिल हैं, फिर केन विलियमसन बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और ये अपनी टीम के लिए, और फिर बिलखुसूस रॉस टेलर की जो फॉर्म चल रही है ना, करंट फॉर्म,
ये उनके लिए बैकबोन है, पूरी टीम इनके गिर जो है इवॉल्व होगी, क्योंकि अब इनकी रिटायरमेंट भी करीब आ रही है, तो इनकी लास्ट तकरीबन ये अब जो है वो कोशिश अपनी पूरी करेंगे कि फिर एक और नए खिलाड़ी हैं विल जंग हैं, उसके बाद अगर हम कॉलन डी ग्रैंड होम जानते हैं तो ये वो ऑलराउंडर हैं। जब इनका डेब्यू हुआ तो इन्होंने डेब्यू टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेटें लेकर पाकिस्तान ने इनको हीरो बना दिया और उसके बाद से ये न्यूजीलैंड की टीम के परमानेंट एक ऑलराउंडर हैं, परमानेंट रुकन हैं, खेलते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। हमने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 की थी जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद बीजे वॉटलिंग T20 स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन टेस्ट में भी अच्छी इनिंग नीचे लोअर मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। उसके बाद टॉम ब्लेंडल विकेट कीपर बैट्समैन हैं, टॉम लेथम विकेट कीपर भी हैं और बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन हैं, लेकिन टेस्ट में 6 नंबर पर आते हैं। फिर एजाज पटेल। अच्छा, इंडिया को इनके स्पिनर से तो मुझे नहीं लगता कुछ सच इशू होगा। अच्छा, बॉलिंग में अगर हम देखते हैं तो इनके पास काइल जेमिसन हैं जो कि दराज का 6.6 फीट हाइट है और बड़े अच्छे बॉलर हैं। मैट हेनरी ये भी 150 के पीएच के बॉलर हैं। फिर नेल वेगनर बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट, ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो स्टुअर्ट ब्रॉड और जिम एंडरसन इंग्लैंड का, ये टीम साउदी और बोल्ट का वही है, वही फॉलो किया जाएगा तकरीबन वही। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम इस कंडीशन को देखते हुए, जो कि इंग्लैंड की कंडीशन में जैसे वो फॉर्म में चल रही है, जैसे इनके पास बॉलर हैं, तो लगता तो यही है कि इंडिया को अच्छा खासा टफ टाइम तो मिलेगा। इतना इजी जो है ना वो नहीं रहेगा कंडीशन, क्योंकि वैसे अगर इंडिया की टीम देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी बिल्कुल, ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है, ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है और न्यूजीलैंड की टीम ऑन पेपर कदरे वीक है। लेकिन अगर हम करंट उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं तो न्यूजीलैंड ने बड़ा टफ टाइम दिया इंग्लैंड को उसी कंडीशन में, तो इंडिया को ये भी अब सोचना होगा। और यकीनी तौर पर ये फाइनल मैच जो है क्रिकेट लवर्स के लिए बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक टेस्ट क्रिकेट का इसको आप वर्ल्ड कप कह सकते हैं जिसका ये फाइनल मैच है। तो अब लेट्स सी, आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस मैच के हवाले से? ड्रॉ, क्योंकि जाहिर है कि अभी बारिशों का सिलसिला है, समर स्टार्ट हो रहा है, तो आईसीसी भी नहीं चाहता ना रिजल्ट निकालना कोई। अच्छा, देखें बहरहाल ये तो अब आपकी अपनी एक राय है कि इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ये खास तौर पर सीजन चूज किया गया है। और खेल सुभान भाई, अगर यहाँ पे 2 दिन का खेल होता है तो वहाँ भी इंडिया को फायदा होगा, 3 दिन का होता है वहाँ भी। अच्छा देखें, अगर मैच ड्रॉ होता है तो फिर तो इक्वली फायदा हुआ, और अगर मैच 5 दिन पूरा होता है तो बल्कि अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 70% चांसेस इंडिया के जीतने के हैं। तो फिर आप ये किस बिहाफ पर कहते हैं कि आईसीसी जानबूझकर ये बारिश वाले सीजन में अगर पूरा आज का दिन तो धुल गया ना, अगर पूरा 5 दिन का खेल होता तो इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत कम थे। आपको लगता है कि न्यूजीलैंड यहाँ पर मैच निकाल जाता? जी, न्यूजीलैंड यहाँ पे क्योंकि कंडीशन उनके बहुत ज्यादा फेवर में थी, वो बड़े ही कंडीशंस में हुए हैं, तो यहाँ पे इंडिया को बहुत ये बात आपकी दुरुस्त है कि जहाँ पर भी सीम एंड स्विंग कंडीशन हो, ऊपर हैवी वेदर हो, तो एशियाई बैट्समैन जितना मर्जी स्ट्रांग हो उसको डिफिकल्टी होती है। और उनको पता है कि हमने सीम स्विंग को कैसे टैकल करना है, वो जानते हैं। चाहे बुमराह जितने बड़े बॉलर हैं वो कुछ ना कुछ उनको टैकल कर लेते। यहाँ पे खेल जुबान में जितना छोटा होगा उतना इंडिया का फायदा होगा। आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 मैच छोटा होने की वजह से इंडिया जीता था। अगर 50 ओवर्स मैच होता इंडिया वो मैच नहीं जीत सकता। लेट्स सी कि अब जो है वो, क्योंकि बारिश की, सूरज की, बादलों की आंख मचोली एक दूसरे के साथ अब चलनी है, तो अब लेट्स सी कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है। दुआ तो क्रिकेट लवर्स के तौर पर हम यही करेंगे कि मैच मुकम्मल हो और नतीजा बरामद हो, क्योंकि रिजल्ट ही जो है टेस्ट क्रिकेट का हुस्न है। ड्रॉ मैच या टाई मैच कभी भी टेस्ट शेयर करना ये कोई अच्छी रवायत नहीं होती। बहरहाल तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी से मुतल्लिक आपकी कोई भी तजवीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह कीजिए। अपने मेज़बान सुभान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.